हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेज़रमेंट क्या होती है। मेज़रमेंट बेसिकली एक कंपैरिजन प्रोसेस है विद ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए अगर आप मार्केट में गए और आपने शॉपकीपर को बोला कि मुझे 5 किलो राइस चाहिए, तो वो आपकी बात आसानी से समझ जाएगा कि उसे 5 किलो राइस चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप ये बोलो कि मुझे 5 राइस चाहिए, तो दुकानदार आपको 5 राइस के दाने दे देगा। तो आप फिर सोचोगे नहीं, इतने तो नहीं चाहिए हमें। तो फिर आपने बोला 5 केजी चाहिए हमें, तो आप मतलब कि फिर आपकी बात वो 5 केजी आपने बोला, तो वो शॉपकीपर भी आपकी बात अच्छे से समझ गया कि 5 किलो राइस चाहिए इसको। ठीक है, वैसे ही देखो, अगर आप बाज़ार से जाओ और 20 मीटर कपड़ा लेके आओ और आप बोलो मुझे 20 कपड़ा दे दो, तो 20 कपड़ा यानी कि 20 कपड़े तो वो उठा के दे देगा। लेकिन जब तक आप उसे बताओगे नहीं कि मुझे 20 मीटर कपड़ा चाहिए, यानी कि मीटर, तब तक वो आपकी बात समझ नहीं पाएगा। तो अब हमें पता होना चाहिए, मेजरमेंट पता चल गई कि इट इज़ बेसिकली ए कंपैरिजन प्रोसेस विद ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो अब हमें पता होना चाहिए कि यूनिट्स क्या होता है। यूनिट्स होता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड यूनिट। ठीक है, तो अब आप सोचते होगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि हम फिजिक्स को एग्जैक्ट साइंस क्यों बोलते हैं। हम फिजिक्स को एग्जैक्ट साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम फिजिक्स को एग्जैक्ट साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम आगे रीड करेंगे। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, लॉर्ड केल्विन। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं, तो आप अगर उस चीज़ के बारे में जानते हैं तो आप उसे नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आप उसे नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो तो आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अगर एक्सप्रेस कर सकते हो तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते नंबर की फॉर्म में तो आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, देखो फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, करंट, स्पीड, फोर्स एक्सेट्रा। नॉन फिजिकल क्वांटिटी वे होती हैं जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते, जैसे हैप्पीनेस। कि आप मेज़र तो नहीं कर सकते ना। देखो मान लीजिए आपको खुशी हो रही है आज, मेज़र तो नहीं कर सकते कि आपको कितनी खुशी हो रही है, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल आ गया हैप्पीनेस। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फंडामेंटल बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी। चलो अभी इन्हें देखते हैं हम। फंडामेंटल और जिन्हें हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं वो 7 होती हैं, उनके बारे में हम आगे रीड करेंगे। ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटी, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें किसी भी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगे खुद को डिराइव करने के लिए। ये अपने आप को खुद से ही डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप को खुद से डिफाइन नहीं कर सकते, इन्हें कोई और फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये न्यू है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मतलब चमक, इसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडला, CD। ठीक है, और इसमें देखिए स्पीड है, जैसे स्पीड का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हम इसको फंडामेंटल बेस क्वांटिटी की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे है हाउ मेजरिंग प्रोसेस वर्क। मेजरिंग प्रोसेस वर्क कैसे करती है? तो मेजरिंग प्रोसेस ऐसे वर्क करती है, Q इज इक्वल टू NU। ये फॉर्मूला याद रखना, Q यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, N यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, U यहाँ पे यूनिट है। ठीक है, तो देखो जैसे एग्जांपल 5 kg मास की बात हो रही है, 5 मतलब कि मैग्नीट्यूड हो गया, किलोग्राम यानी कि यूनिट हो गई, N है मतलब ये यूनिट होगी इसकी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए
करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, मतलब कि फिजिकल यूनिट में कि एक फिजिकल यूनिट कैसी होनी चाहिए, मतलब कि फिजिकल यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो अच्छे से डिफाइन हो। और दूसरे नंबर पे हम बोल सकते हैं कि वो टाइम के साथ चेंज ना हो, इजीली रिप्रोड्यूसेबल हो, कि इजीली रिप्रोड्यूस कर सके वो, कन्वीनियंट उसका साइज होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब है इजी टू गेट, इंटरनेशनली लेवल पे ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, और इसके ऊपर किसी भी फिजिकल कंडीशन का अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहले हमारे पास 3 सिस्टम थे यूनिट्स के, CGS, FPS और MKS। तो अब इनको डिस्कस करते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट 3 सिस्टम थे, FPS, CGS, MKS। FPS फुट पाउंड सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, तो जो FPS सिस्टम है इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते थे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये मैंने बता दी। अब आगे देखो, तो हमारे पास 7 तो बेस क्वांटिटीज़ हैं और 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। तो देखो पहले 7 बेस, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस, इंटेंसिटी मतलब चमक। तो लेंथ की सिंबल, लेंथ की SI यूनिट होगी मीटर, मीटर का सिंबल M, मास की किलोग्राम, kg सिंबल। ये डेफिनेशंस आपको लर्न करने की नीड नहीं है। ठीक है, टाइम को सेकंड S, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर A, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर केल्विन K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL सिंबल हो गया, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडला CD इसका सिंबल हो गया। ठीक है, तो ये बात याद रखना, मोल के अंदर जो नेम लिखेंगे उसमें तो ई आना है और जो सिंबल होएगा उसमें ई नहीं आएगा, याद रखना ये बात। ये डेफिनेशंस एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, कोई नहीं पूछेगा इसको डिफाइन करने का क्या है। ठीक है, तो चलो अब हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, एक तो है प्लेन एंगल, जिसकी इसको हम रेडियन में करते हैं। फिर है सॉलिड एंगल, इसको हम स्टेरेडियन में करते हैं, उसका सिंबल होता है SR। ठीक है, तो अब हमारे मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम SI सिस्टम को लेकर ही क्यों आए, मतलब कि क्या एडवांटेज है SI सिस्टम के, वो हम पढ़ेंगे। जो एडवांटेज है SI सिस्टम के वो हैं, पहले तो ये SI सिस्टम कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब कि सिस्टम जिसके पास ऑल डिराइव्ड यूनिट कैन बी ऑब्टेन, मतलब कि सारी डिराइव्ड यूनिट ऑब्टेन कर सके सिंपली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द क्वांटिटी। फिर रेशनल सिस्टम कि इट यूजेज ओनली 1 यूनिट फॉर ए गिवन क्वांटिटी, कि एक ही यूनिट से, मतलब कि जो हमने यूनिट दिया वो एक ही हो उसी क्वांटिटी की। मैट्रिक सिस्टम अवेलेबल मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ 10। एब्सोल्यूट सिस्टम इट डज नॉट यूज ग्रेविटेशनल फोर्स, की इसको ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत नहीं होती। और ये 5th है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो इन डेफिनेशंस को आप खुद रीड कर सकते हैं, एग्जाम में तो कोई नहीं पूछेगा कि इसको डिफाइन करके दिखाओ। तो फिर भी एक आध क्वेश्चन हमारे मन में उठ ही जाते हैं कि हमने देखो यहाँ पे सीजियम एटम ही क्यों लिया इसको डिफाइन करने के लिए। क्वेश्चन आ जाए व्हाई डू वी यूज सीजियम एटम टू डिफाइन 1 सेकेंड, क्योंकि जो सीजियम एटम है उसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। 1.4 मिलियन ईयर के बाद थोड़ा बहुत एरर आता है, उससे पहले कोई एरर नहीं आता। इसकी एफिशिएंसी हाई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज देयर इज लो चांसेस ऑफ एरर। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि तो फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि करंट को ही हमने बेस यूनिट क्यों माना, चार्ज को भी तो मान सकते थे। क्यों? क्योंकि चार्ज इज वेरी स्मॉल यूनिट एंड इट इज डिफिकल्ट टू मेजर ए चार्ज, कि चार्ज को मेजर करना डिफिकल्ट है। और वहीं दूसरी तरफ करंट को हम यूज करते हैं मैनी लॉज, फॉर्मूला सब कुछ डिराइव करने के लिए। सो करंट इज कंसिडर्ड एज ए बेस यूनिट, नॉट ए चार्ज। ठीक है, अब हम ये देखते हैं
तो हमारे पास जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लेन एंगल होती है एक, तो और एक होती है सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले प्लेन एंगल को देखते हैं हम। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा। थीटा कितना होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो, थीटा आर रेडियस है, यहाँ पे एंगल डी थीटा बन रहा है। तो अब देखो आगे करते हैं हम। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल L/R रेडियन। ठीक है, अब देखो हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। एक सेकेंड, ये यहाँ पे सर्कल की उसमें, तो ये देखो ये यहाँ पे थीटा है, ये आर रेडियस है, एल लेंथ है। तो अब हम इसको लिखते हैं आगे 360 इज इक्वल टू 2πr/r। ठीक है, तो अब देखो इसको आगे करते हैं हम। यहाँ पे r से r कट गया, 2π इक्वल 360, तो पाई आ जाएगा 180। ठीक है, 180 रेडियन, मतलब कि पाई रेडियन आ जाए तो हम इसे 180 लेंगे। अब पाई रेडियन आ जाए तो हम इसको लेंगे 180। ठीक है, तो अब हमें कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन करना आना चाहिए, कि कन्वर्ट करना आना चाहिए इनको, डिग्री को रेडियन में। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ये है देखो। सबसे पहले कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकेंड। तो देखो हम 1 डिग्री को ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट को ऐसे और 1 सेकेंड को ऐसे। ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो हम इन्हें सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम 1 डिग्री को रेडियन में चेंज करके दिखेंगे, 1 डिग्री इंटू रेडियन। तो 1 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले हम इसे 1 डिग्री में 360, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो इसको हम 360/360 इक्वल 2π/360, मतलब कि दोनों के बाय में 360 करके इसको कर दें आगे सोल्व। तो आ जाएगा हमारा 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 रेडियन। ठीक है, 1, अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे, π/180 आएगा, सॉरी। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ठीक है, एक मेथड ये है, और एक मेथड है कि सीधा आप याद ही रख लो कि 1 डिग्री के अंदर π/180 रेडियन होते हैं। ठीक है, मतलब π/180 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब हम 1 मिनट को चेंज करके दिखाएंगे रेडियन में। अब हम 1 मिनट को रेडियन में चेंज करके दिखाएंगे। सबसे पहले हमें पता है 1 डिग्री में 60
मिनट होती हैं, 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, मतलब कि इसको लिख सकते हैं। तो अब आगे देखो, 60 को हम बाय में 60 करके 1 डिग्री होता है इक्वल, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो पता होगा कैसे किया, 60 मिनट है ये, तो बाय में 60 सेकेंड, तो करके इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब यहाँ पे हमने 60 से किया तो इस साइड भी कर देंगे, तो 60 मिनट बाय 60 इज इक्वल टू 1 डिग्री बाय 60, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री बाय 60। तो आगे हम इसे करेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू पाई बाय 180 से तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180 और बाय में 60। अब इसको हम आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 मिनट इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन, ठीक है। तो ये भी हमने सोल्व कर दिया। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इसकी। 1 मिनट को चेंज करना, पहले हमें पता है 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो हम इसको 60 मिनट को इक्वल 1 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो 60 मिनट बाय 60, मतलब कि 60 से इसको डिवाइड कर दिया, तो हमें इस साइड भी करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए। तो 60 मिनट बाय 60 इज इक्वल टू 1 डिग्री बाय 60। तो इसको हम कट कर देंगे, तो यहाँ पे तो रह जाएगा 1 मिनट और इस साइड 1 डिग्री बाय 60। तो 1 डिग्री की हमें पता ही होती है, पाई बाय 180 होती है वैल्यू, जो हमने इससे पहले इक्वेशन में निकाली है, और बाय में 60। तो हम इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 मिनट इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन, ठीक है। तो अब हम 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो 1 सेकेंड देखो, अब हम इसको करते हैं 1 सेकेंड के अंदर रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं और 60 सेकेंड के अंदर 1 मिनट होती है, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे 60 सेकेंड बाय 60 इज इक्वल टू 1 मिनट बाय 60। तो अब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट बाय 60। तो 1 मिनट को हम आगे करेंगे तो आ जाएगा 1 मिनट की वैल्यू हमने पिछले भी उसमें निकाल ली है। तो अब हम इसको आगे कर देंगे 2.91 इंटू 10 की पावर -4। ये जो हमने पीछे निकाली थी 1 मिनट की, 1 मिनट को हमने रेडियन में चेंज किया था, तो हमारी यही वैल्यू आई थी। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट पुट कर दी है बाय में 60, ठीक है। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो 4.83 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन, ठीक है। ये इतना ही आएगा इसको सोल्व करेंगे तो यही थी हम डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। अगर आपको ये रेडियन में कन्वर्ट करना समझ नहीं आया तो इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। तो सॉलिड एंगल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना, उसको हम बीच में से कट कर देंगे तो वो एक स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। देखो अब वो कैसा दिखेगा। तो देखो अब, तो
ये हमने एक सर्कल ले रखा, उसको हमने बीच में से कट किया तो ये पार्ट हमें दिखाई दिया। तो जो यहाँ पे बीच का जो एंगल बन रहा है उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये सॉलिड एंगल है वो 3D स्पेस के लिए यूज होता है, ठीक है, 3D स्पेस के लिए के अंदर काम आता है ये। और इसमें एरिया को लेके चलते हैं ना कि आर्क को, ठीक है, इसमें हम एरिया को लेके चलते हैं ना कि आर्क को, ठीक है। तो अब हमारे पास सॉलिड एंगल का फॉर्मूला दे रखा है। सॉलिड एंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देख लो ये। और फिर इसका फॉर्मूला दे रखा है सरफेस एरिया बाय में रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम आगे करते हैं, देखो सरफेस एरिया कितना होता है 4πr² बाय में रेडियस का स्क्वायर। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। देखो सॉलिड एंगल आ गया 4π। तो अब हमारे पास और क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं इसी में। एक क्वेश्चन आ गया कि स्पीयर का ऑक्टेंट पार्ट बताओ। क्वेश्चन आ गया कि स्पीयर का ऑक्टेंट पार्ट बताओ। ऑक्टेंट पार्ट पे कितना एंगल बनेगा, कि स्पीयर के ऑक्टेंट पार्ट पर कितना एंगल बनेगा। तो देखो स्पीयर ऑक्टेंट का मतलब कि ऑक्टेंट यानी कि 1/8 पार्ट, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे 1/8, फॉर्मूला लिख देंगे 4πr², ठीक है, बाय में r²। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं आगे। 1/8 4π, ठीक है, r² से r² यहाँ पे कट चुका है। तो आगे आ गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 पाई इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो यही था, देखो ऑक्टेंट पार्ट निकालना था। 1/8 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और वही फॉर्मूला है 4πr²/r²। तो आगे हमने इस किया तो π/2 आ गया इसका ऑक्टेंट पार्ट, ठीक है। ऑक्टेंट पार्ट पे π/2 का एंगल बनेगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। तो आज की क्लास में हमने ये चैप्टर कवर किया है। अगली जो वीडियो होगी वो होगी मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। पैरेलैक्स मेथड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड।